श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। सुप्रभात। मैं अनीश कुमार शुक्ल, श्री सिद्धेश्वरी संस्कृत महाविद्यालय वेद विभाग सहायक प्राचार्य, आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूं। आप लोगों को विदित ही है कि अभी जो समय चल रहा है उसके अनुसार बीयूसी और विश्वविद्यालय के आदेशानुसार हम ऑनलाइन कक्षाएं अभी चल रही हैं। उसी के क्रम में हम लोग निरंतर अपना कर्म कर रहे हैं। यह जो कक्षा है वो शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए है और हम लोग कल पाठ के अनुसार प्रतिशाखा का तृतीय अध्याय समाप्त हो चुका था। आज हम लोग चौथे अध्याय से प्रारंभ करेंगे। तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि वो अपने अपनी पुस्तकें खोल लें और पाठ को ध्यान से सुने। पहला जो सूत्र है अनुस्वारम रोसमसु मकारः, इन्होंने बोला कात्यायन जी ने, अनुस्वारम रोसमसु मकारः बोलते हैं। अनुस्वार होता है, किसका होता है भैया? रेफ और उष्म वर्ण का। रोस्म शब्द बना बच्चों, र में जो अ है और उष्म का जो ऊ है, इन दोनों को मिलाकर गुण होने के बाद ओ हो गया तो बना रोस्म। अर्थात रो कहने से रेफ और उष्म कहने से उष्म वर्ण बाद में होने पर, किसी भी शब्द के बाद यदि रेफ हो, इसी अक्षर के बाद रेफ और उष्म वर्ण हो, तो उन्होंने बोला कि मकार का अनुस्वार हो जाता है। अगले सूत्र में आइए, बोलते हैं नुश्चांत पदे अरेफे, बोलते हैं दूसरे सूत्र में बोलते हैं नुश्चांत पदे रेफे। नुश्चांत, नु माने क्या? न, यहाँ न शब्द है, नकार। बोलते हैं रेफ बाद में न होने पर भी, अरेफे अर्थात रेफ बाद में न होने पर, यदि पद के मध्य में नकार हो या मकार हो, च कहने का अर्थ है या नकार से ही नहीं लिया गया, चह कहने से अर्थ से ही यह सिद्ध होता है कि यहाँ नकार को भी ले रहा है और मकार को भी ले रहा है। नुश्च बोला, च लगाने से यहाँ नकार और मकार दोनों को ले रहा है कि यदि अंतः पदे अरेफे, अंतः यानी कि पद के मध्य में यदि नकार भी हो और मकार भी हो तो उसका अनुस्वार हो जाता है। कब होगा? तो रेफ यदि पर में होगा तब। रेफ बाद में, यहाँ बाद में न होने पर बोला, यहाँ नहीं होने पर भी, नहीं होने पर कोई और शब्द जिसे उष्म हो सकता है, उष्म पहले बोला गया कि उष्म होने पर भी, तो यदि रेफ नहीं है तो उष्म होगा, तब भी मकार और नकार का अनुस्वार हो जाएगा। जैसे एक शब्द है बच्चों, शब्द बना जक्षिवान सह। शब्द क्या है? जक्षिवान सह। यहाँ जक्षिवान अब बनता क्या है? जक्षिवान सह बन जाता है। जक्षिवान सह, यहाँ नकार का अनुस्वार हो जाता है। कैसे होता है? तो जक्षिवान है, अधन सह, मध्य में क्या है? मध्य में है नकार, मध्य में है नकार। अब पर में रेफ नहीं है, रेफ बाद में, इस पे बोला गया अरेफ है, रेफ पर में न होने पर भी नकार का अनुस्वार। तो स है, उष्म वर्ण है, सह उष्म वर्ण बनता है, तो भी यहाँ नकार का अनुस्वार हो गया, नकार का अनुस्वार हो गया। तो शब्द क्या बना? जक्षिवान सह, जबकि शब्द था जक्षिवान सह। अगले आते हैं, अगला सूत्र है वंश। और वंश माने हम लोग क्या समझते हैं? कोई बोलता है कि आपका वंश क्या है? ये है, आपके वंश में कौन कौन है? तो ये नहीं, अपने कुल से, अपने पुत्र पौत्र आदि धन, अपने दादा परदादा, इन सब वंश है हमारे, उसमें हम लोग वंश करते हैं, वंश में। अब यहाँ बोले हैं कि वंश में, यहाँ बोले कि नकार और मकार दोनों का अनुस्वार हो जाता है। नकार और मकार में मकार का अनुस्वार हो जाता है। पर शंका, एक प्रश्न कोई उठता है, चाहे एक प्रश्न उठती है कि वंश में मकार है या नकार? कोई भी पूछ सकता है कि सर मकार का अनुस्वार हुआ है कि नकार वंश में है क्या? तो कात्यायन जी ने बोला कि इसको सिद्ध करने के लिए कंठ ध्वनि यानी कंठ के माध्यम से आप जो शब्द को बोलते हैं उससे किस चीज का उद्भव हो रहा है। तो वंश कहने से वंश में नकार का प्रकृति भाव हो रहा है, यानी प्रकृति शब्द उत्पत्ति हो रही है किसकी? नकार की। इसलिए वंश शब्द में नकार को मकार हुआ है, न कि मकार को नकार हुआ। नकारस्य अनुस्वारे कृते, अनुस्वार नकार का अनुस्वार हुआ है। वंश शब्द में मकार नहीं है, नकार है। किससे सिद्ध होता है? कंठ ध्वनि यानी बोलने के माध्य क्रम में। तो कोई बोला कि मकार कहाँ है? तो एक शब्द है किम सिलाय, वहां किम सिलाय कहने पे किम में मकार का उद्गम होता है, यानी उद्भव हो रहा है कि मकार यहाँ पे ये जान पड़ता है।
कंठ ध्वनि से, इसलिए यहाँ पे मकार का अनुस्वार होगा, वहां पे मकार का अनुस्वार होगा। किम शिलाय बनता है तो किम शिलाय बनता है। यहाँ पे क्या हुआ, वंश में, यहाँ वंश शब्द में नकार का उद्भव हो रहा, अर्थात हमें ज्ञान हो रहा है कि वंश शब्द में नकार है, किससे, कंठ ध्वनि के माध्यम से, इसलिए यहाँ नकार को मकार हुआ है। अब अगले सूत्र में आते हैं अनुनासिका चौपधा। अनुनासिका चौपधा बोलते हैं उपधा का स्वर जो है, उपधा का जो स्वर है, जो उपधा का स्वर जो भी हो अनुनासिक हो जाता है, उसका भी अनुनासिक हो जाता है, उसका भी अनुनासिक हो जाता है। उपधा का, किसका, स्वर के उपधा का भी अनुनासिक हो जाता है। उपधा में यदि स्वर है तो उसका भी अनुनासिक हो जाएगा। अगला सूत्र है, आइए, लोपम काश्यप साकटायनो। दो हैं द्विवचन, साकटायनो द्विवचन, बालको शब्द से क्या कौन है, काश्यप, काश्यप ऋषि हैं और साकटायन है। इन्होंने, इनके मतानुसार, इनका मत है, क्या मत है भाई, कि लोपम काश्यप साकटायनो, क्या, किसका लोप हुआ है, मानते हैं ये मकार और नकार का। ये कहते हैं कि कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं शब्दों में मकार और नकार दोनों का लोप मानते हैं, कहते हैं कि लोप हो जाता है, कहीं कहीं लोप हो जाता है। जैसे एक शब्द है यजुंसी, एक शब्द है यजुंसी, यहाँ यजुन में जो नकार है यजुंसी, उसका यजुसी बन जाता है, क्या बन जाता है, यजुसी, वहाँ नकार का लोप हो जाता है। यजुसी, यजुन धन सी रहता है तो वहाँ न का लोप हो जाता है, बन जाता है यजुसी, इसलिए वहाँ नकार और मकार का लोप हो जाता है। किसके मत के अनुसार, काश्यप और साकटायन ऋषि मतानुसार है न नकारस्य मकारस्य लोपे कृते। अगला सूत्र आइए, प्रकृत्या सम्राट सम्राजी। बोलते हैं प्रकृत्या सम्राट सम्राजी। अब दो शब्द है, सम्राट और साम्राज्य, साम्राज्य। ये बोलते हैं कि मकार का है जो है अनुस्वार ही नहीं होता, प्रकृति भाव भी हो जाता है, कहीं कहीं मकार और नकार का अनुस्वार नहीं होता। इन्होंने मकार को लिया कि बोले हैं कि प्रकृत्या सम्राट और साम्राज्य, प्रकृति भाव हो जाता है कहीं कहीं मकार का। कैसे, तो एक शब्द है सम्राट, उसमें उसका संधि विच्छेद का सम धन राट हो गया। यहाँ सम मकार के बाद रकार है, रेफ है, यहाँ अनुस्वार हो जाना चाहिए था, पर यहाँ अनुस्वार न होकर प्रकृति भाव होकर सम्राट शब्द बन गया। उसी प्रकार सम्राट शब्द है, क्षमा कीजिए, एक उसी प्रकार सम्राट शब्द है। सम्राट शब्द में क्या बोला उन्होंने कि सम धन राज, यहाँ भी रकार, सम के बाद मकार के बाद राज शब्द में रकार है, रेफ है, यहाँ रेफत्व अनुस्वार कृते होना चाहिए था, किंतु इन्होंने मना करके इसको प्रकृति भाव किया कि ना 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 ना, सम्राट और साम्राज्य इन दो शब्दों में प्रकृति भाव हो गया है, इसलिए यहाँ पे अनुस्वार नहीं हुआ। चलिए अगले क्रम में अगला सूत्र है, समचे पकारा दुकारो दया। समचे पकारा उकार, उकार उदयात। बोलते हैं उकार के बाद, यदि उकार है बाद में, कहने का उकार, पकारा यानी कि पकार, उकार है बाद में, किसके बाद में है भाई, पकार के बाद। यदि प के बाद यदि उ हो और उस उ के बाद क्या हो, मकार हो, मकार, और उस म के बाद क्या हो, यदि चकार बाद में हो तो उसका क्या हो जाता है, सकार हो जाता है, न कि अनुस्वार होता है। कैसे, बोलते हैं कि उकार, यदि उकार है बाद में, किसके, पकार के बाद, और उसके बाद मकार हो, और मकार के बाद यदि चकार हो तो उसका क्या हो जाता है, उसमें सकार हो जाता है, उसमें सकार हो जाता है, न कि हटाकर होता है, उसमें सकार हो जाता है। जैसे एक शब्द है पुंचली, पुंचली बन जाता है पुंसचली, क्या बन जाता है, पुंसचली, पुंसचली। कैसे, प है, प का पू, प में उ, पकार के बाद उकार आया, ऊपर अनुस्वार है, म हुए, पू म मकार आया, और मकार के बाद क्या है, पुम धन चली, शब्द क्या बनता है, पुम धन चली, मकार के बाद च आया, चकार है, तो यहाँ क्या हुआ, पुम चली शब्द था तो बन गया पुंस चली, सकार का आगम हो गया, इसलिए शब्द बन गया पुंस चली। चलिए एक और सूत्र पढ़ते हैं, अंतिम शब्द है समन्त, सूत्र है समन्तः पदे क ख पफेस्व नुस् मपरेसु। सूत्र है, फिर से एक बार बोलता हूं, समन्तः पदे, सम अंतः पदे, इसका अंत हो गया सम अंतः पदे क ख प फेस्व नुस् मपरेसु। कहने का तात्पर्य है
यदि ऊष्म वर्ण बाद में नहीं है, ऊष्म वर्ण बाद में नहीं, किनके बाद में नहीं है? तो बोला है ककार, खकार, पकार और फकार बाद में होने पर। किसके बाद में होने पर? पद के मध्य में सकार हो। किसके बाद? यदि एक शब्द है मकार के बाद, यदि मकार के बाद ककार, खकार, पकार और फकार बाद में हो, यदि मकार के बाद अंत सम के बाद, मकार यानी से यहाँ बोले समन्तः, सम के बाद, सम के बाद क्या हो? पकार हो, ककार हो, धमक दीजिएगा, खकार हो, पकार हो और फकार हो बाद में हो, तो मकार पद के मध्य में क्या हो जाता है? सकार हो जाता है। जैसे एक शब्द है संस्कृतम, शब्द है संस्कृतम, संधि विच्छेद कीजिए, समधन कृतम, समधन कृतम। यहाँ सम है, सम अंतः पदे ककार है, सम के बाद क्या होना चाहिए? ककार हो, खकार हो, पकार हो और फकार हो। तो समधन कृतम, यहाँ ककार है, कार का शब्द का क, यानी यहाँ ककार है, तो क्या हो जाएगा? पद के मध्य में उस मौ का क्या हो जाएगा? मौ का तो अनुस्वार होगा ही, और क्या हो जाएगा? स का आगम हो जाएगा, सकार का आगम हो जाएगा, तो बन जाता है समधन कृतम। कब होता है? संस्कृतम। क्या बन जाता है? संस्कृतम। संस्कृतम का समधन कारक संस्कृतम, कृतम बोलता है, समधन कृतम शब्द है, क्षमा कीजिएगा, समधन कृतम का बन जाता है संस्कृतम, समधन कृतम। मकार के बाद क्रीद है तो कर है, ककार है, इसलिए यहाँ समधन कृतम शब्द है तो संस्कृतम बन गया, स का आगम हो गया, इसलिए संस्कृतम बना। उसी प्रकार एक शब्द है पुष्फलम। शब्द क्या है? पुष्फलम। पुफलम है, पुम धन फलम है, बनता है पुष्फलम, पर शब्द क्या है? पुम फलम। यहाँ प है, प के बाद प में जो उ है उकार है, उकार के बाद मकार है पुम, और उसके बाद मकार के बाद क्या है? फकार है। यहाँ पुमधन फलम, फ है, इसलिए यहाँ पे स का आगम हो गया, तो शब्द क्या बन गया? पुंस फलम। चलिए बस आज इतना ही। कल आप लोगों से अनुरोध है कि जितना मैंने पढ़ाया उसे घर पर अभ्यास करें, सूत्र को याद करें, उन सूत्रों के अर्थ को अपने कॉपी में लिखकर उसे मन में समाहित करें, क्योंकि आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ चुकी हैं। इसी क्रम में आप लगे रहिए, जिससे आपका भविष्य दिनों दिन प्रतिदिन उज्जवल हो। इसी कामना के साथ कल इसी समय पर हम उपस्थित होंगे। नमस्कार।